भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। जी हाँ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लेकर एक सीरीज प्रारंभ की है मुक नायक ने, और उस सीरीज के आज चौथा एपिसोड आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। चूंकि तीन सीरीजों में मैंने 1757 से लेकर 1857 तक के, यानी कि आज के महा एपिसोड तक का से वादा किया है, और इस वादे को मैं आगे बढ़ाऊंगा 15 अगस्त। जी हाँ, 15 अगस्त 2024 की स्थिति में, जब देश स्वतंत्र हुआ था। और देश स्वतंत्र होने के पूर्व इस देश में जितने भी लोग, इस देश के जनता जो त्रस्त थी अंग्रेजों से, अंग्रेजों की नीतियों से, उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति किस प्रकार दी, इस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। उस बीच हमने अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में जो सुधार किए, जिसमें लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग से लेकर कई वायसराय के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। आज केवल बात करते हैं 1857 के विद्रोह की। विद्रोह कहे, विप्लव कहे, या भारतीय इतिहासकारों के संदर्भ में कहे, वो एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम युद्ध, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते मेरे दृष्टिकोण से वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम को भी दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग ये है कि 1857, यानी कि 1757 से लेकर 1857 तक जो 100 वर्ष का अंतराल रहा, उसमें अंग्रेजों ने कई सुधार किए और ऐसे परिवर्तन किए जिसमें सीधा सीधा लाभ ब्रिटिश सरकार तक पहुंचता था। और उन्होंने जितने भी नवाचार किए, वो ब्रिटिश शासन को सरलता से भारत में स्थापित करने के लिए उन्होंने ये इस प्रकार के कदम उठाए। हालांकि सामाजिक क्षेत्र में भी हम बात करेंगे, जिस प्रकार विलियम बेंटिंग ने जो सामाजिक सुधार किए, उसकी पृष्ठभूमि के पीछे इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बहरहाल हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह को दो भागों में आवंटित करने की। पहला भाग वो था जिसमें पीड़ित कृषक आमजन और शोषित वर्ग था, जो अंग्रेजों की शोषण वर्ग की नीति के कारण बहुत त्रस्त हो गया था। और उसी के परिणाम स्वरूप से, यदि पहला स्वतंत्रता संग्राम में पहले पार्ट की यदि बात करें, क्योंकि दो पार्ट में हम बात करने वाले हैं, तो पहले पार्ट की यदि बात करें तो हम आदिवासी जनजातियों के विशेष संदर्भ में भी चर्चा करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की यदि नींव रखी गई है तो इस देश के मूल निवासी है, क्योंकि आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी। और मूल निवासी चूंकि स्वतंत्र प्रिय जातियां होती है और स्वायत्तता होती है, उनके रहन सहन, उनके आचार विचार, उनके जो नियम होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, और वे अपना जंगलों में निवास करते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में उनके स्वतंत्रता पर कुठाराघात करना, यानी कि आबकारी नीति लागू करना, वन नीति लागू करना, नए कानून स्थापित करना, और ब्रिटिश कानून जो पश्चिमी संस्कृति के द्योतक है, उन कानूनों को भारत के आम जनता विशेष करके जनजातियों पर थोपना, यही एक कारण रहा है। हालांकि उनके जो परंपरागत व्यवसाय है, जी हाँ, उनका जो मुख्य व्यवसाय है खेती किसानी कृषि, तो ऐसे विषय पर सीधा हस्तक्षेप होना, और उस बीच में इस देश के जो साहूकार है, जिन्होंने इस प्रकार इस देश में उनके माध्यम से शोषण करने का काम किया, वसूली करने का काम किया, राजस्व वसूली करने का काम किया, तो ऐसे में वे उनके मन में एक स्वतंत्रता की चिंगारी भड़क उठी, वो विप्लव उठ खड़ा हुआ, जिसके कारण यदि स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम भाग में बात करें तो इस देश में जो जनजातीय विद्रोह थे, उनकी ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनकी जो बिसात इस देश में स्वतंत्रता की उन्होंने जो बिछाई थी, उसके कारण इस देश में जो रियासतकालीन शासक थे, जो अप्रत्यक्ष आदिवासी जनजातियों के लोगों पर शासन करते थे, और ऐसी परिस्थितियों में उनके विद्रोह का और भड़कना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए जो जनजातीय लोग थे, स्वतंत्र प्रिय जनजाति होती है, उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया, और एक स्थिति ऐसी आई कि उन्होंने अंग्रेजों के दांत तक खट्टे कर दिए। लेकिन राजनीतिक क्षमता या नेतृत्व क्षमता या
या एकत्रित होकर सामूहिक रूप से वे युद्ध के कमान नहीं संभाल पाए और जनजातीय नेता ऐसे कोई नहीं हो पाए जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में उस विद्रोह की कमान संभाली है, जिसमें भील युद्ध हुआ, बस्तर का युद्ध हुआ, जनजातीय विद्रोह में नागा के युद्ध हुए, ऐसे तमाम जनजातीय विद्रोह हुए जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। और इसी के आधार पर इस देश में स्वतंत्रता का पहला संग्राम छिड़ा। अगले विषय में और बात करेंगे, तब तक नमस्कार।